वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में मैं ओमनागर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाड़ौती अंचल की समकालीन राजस्थानी कविता सीरीज में आज हमारे साथ हैं हाड़ौती अंचल की राजस्थानी कविता को मुकम्मल पहचान देने वाले अंबिका दत्त। अंबिका दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी कविताएं सुनेंगे। अंबिका दत्त एक ऐसे नाम है हाड़ौती अंचल से पूरे राजस्थानी कविता में, जिन्होंने न केवल राजस्थानी कविता को नई जमीन दी है, बल्कि अपने कविता के प्रति समझ और लगातार अपनी सर्जना से एक नई जमीन भी तलाश की है। कुछ अतिक्रमण भी किए हैं राजस्थानी कविता में अपने लेखन से। और इसके साथ ही आपने हिंदी कविताओं में भी अपने एक खास पहचान बनाई है। आपके राजस्थानी में 2-3 कविता संकलन प्रकाशित है, हिंदी में प्रकाशित है। और इसके साथ साथ ही आपको इस देश की सबसे बड़ी अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी का पुरस्कार, जो आठों नहीं दिनहाल राजस्थानी कविता संग्रह पे मिला है। इसके अलावा राजस्थान साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार, जो आओ में 12 मास हिंदी कविता संकलन आपका, उस पर सर्वोच्च मीरा पुरस्कार आपको प्रदान किया गया है। तो कई सारे पुरस्कार और कई सारे सम्मान, और निरंतर आप सृजनशील हैं हिंदी और राजस्थानी में। आपकी प्रशंसा में और जितना परिचय दिया जाए कि कम है, लेकिन आपने जो राजस्थानी कविता में हाड़ौती अंचल को एक पहचान दी है। हाड़ौती अंचल की कविता अगर पूरे राजस्थानी कविता में कहीं पहचान स्थापित कर पाती है, तो वो आपकी कविताओं की बदौलत कर पाती है। अंबिका दत्त जी, कविताएं की शुरुआत किस तरह से हुई आपकी, और आज उस एक लंबे सफ़र के बाद साहित्य सर्जना के आप बड़े मुकाम पर है, बड़े कवि के रूप में राजस्थानी और हिंदी में आपकी पहचान है। कैसा लगता है जब इतनी सारा रास्ता सृजन का तय करके इस तरह से ख्यात होता है कोई कवि? तो दरअसल आपने एक ऐसा सवाल किया है जो सवाल अक्सर इस तरह की वार्तालाप के दौरान प्राय सभी लेखकों से किया जाता है कि उन्होंने अपने लेखन की या कविताई की शुरुआत किस तरह से की। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका को मुकम्मल या पुख्ता जवाब शायद ही किसी के पास होता हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कोई कवि कैसे हो सकेगा। अगर ये जानता होता तो बहुत सारे लोग कोशिश करके कवि हो जाते। और इससे भी ज़्यादा बात यह है कि कवि भी नहीं जानता कि कविता कब आएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कवि भी हर समय कविता लिख रहे होते। वे भी कई बार कविता आने के क्षण के लिए प्रतीक्षातुर रहते हैं। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कविता की शुरुआत कैसे हुई। सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज लगाते हैं, कयास लगाते हैं। मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं अपने अनुभव से ऐसा कह सकता हूँ कि मन की विशेष वृत्ति होती है, और उस विशेष वृत्ति के कारण, जिसे फैकल्टी ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अलग अलग कर्म क्षेत्रों में जाता है। जिनकी वृत्ति कला वृत्ति होती है, संवेदनशीलता जिनके मन में ज़्यादा होती है, वे कला माध्यमों की तरफ जाते हैं। संभवतः मेरी वृत्ति भी इस तरह की रही हो। मैं इसमें सौभाग्यशील मानूंगा कि मेरे प्रारंभिक जीवन में, जब मैं प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा करता था, तो मेरे पिता एक पुस्तकालय को संभालते थे, और मुझे उनके साथ उस पुस्तकालय में जाने का अवसर मिलता था। तो मैं वहाँ बहुत सारी पुस्तकें पढ़ा करता था। पुस्तकें पढ़ने के कारण संभवतः मेरे अंदर की जो संवेदना का संस्कार है, वो संस्कार उससे
कुछ रचनात्मकता की जो पोषण है वो प्राप्त कर सका, और मैं निरंतर उसकी तरफ रुचि मेरी बनती चली गई। मुझे स्मरण आता है जब मैं माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ा करता था, 9वीं 10वीं की कक्षाओं में, तो अक्सर मैं जो प्राथमिक कक्षाओं के टूर्नामेंट्स होते थे उनमें कविता पाठ के लिए ले जाया जाता था, कविता पाठ में करता था जी। हमारे विद्यालयों में विभिन्न जो कार्यक्रम होते थे उन कार्यक्रमों में मुझे बोलने का अवसर मिलता था। उन्हीं दिनों हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण कवि किन्हीं कारणों से आते थे, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ दुर्गादान सिंह जी, गिरधारी लाल जी मालव आदि जो कवि वहाँ पर हमारे विद्यालय में आया करते थे, उनका कविता पाठ हम सुना करते थे। और मैं कहूँ कि उस सुनने से ही मेरे अंदर एक प्रेरणा प्रस्फुटित हुई कि मैं भी इस तरह का कुछ रचना कर सकूं। तो मुझे स्मरण आता है कि इसी तरह की कोई टूटी फूटी रचना मैंने उन दिनों में की, और करते रहने के दौरान हालांकि वो रचनाएं मैंने प्रकट नहीं की, इसके बावजूद कुछ समय पश्चात मैंने एक विस्मय की बात यह है कि रघुराज सिंह जी हाड़ा जो मेरी प्रेरणा में रहे, दुर्गादान सिंह जी जो मेरी प्रेरणा में रहे, ये गीतकार रहे। हालांकि गिरधारी लाल जी मालव जो थे वो फ्री वर्स की कुछ कविताएं उन दिनों सुनाया करते थे। तो मैंने जो पहली कविता लिखी वो फ्री वर्स में ही लिखी, और कई दिनों बाद मैंने जब उनको बताई तो उन्होंने कहा अरे यह तो कविता हो गई। तब से ही मुझे लगा कि मैं कविता लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं कविताएं लिखता रहा, हिंदी और हाड़ौती दोनों भाषाओं में कविताएं लिखता रहा, और कविता लिखने का सिलसिला फिर चलता रहा। उसके बाद में बहुत सारे कवियों से, लेखकों से संपर्क आता रहा। मैं अंता जैसे छोटे कस्बे में रहकर भी निरंतर पुस्तकें पढ़ता रहता था। हाँ, हिंद पॉकेट बुक्स की जो घरेलू लाइब्रेरी योजना थी, मैं उसका सदस्य बना उस काल में। जो किराए के उपन्यास वगैरह छोटी दुकानों पर मिलते हैं, तो मेरे पास बहुत अधिक पैसे नहीं होते थे, लेकिन हमारे जो वो दुकान के सहृदय मालिक हुआ करते थे ओम जॉनी, वे मुझे वहाँ बैठकर पढ़ने की छूट देते थे। तो मैं वहाँ घंटों घंटों बैठकर एक एक सीटिंग में एक एक उपन्यास पूरा कर लेता था। उसके पश्चात मुझे मेरे गांव की एक पुस्तकालय है, विवेकानंद पुस्तकालय, उसका चार्ज संभालने का भी अवसर मिला। तो वहाँ भी मैंने बहुत सारा पाठ किया। मैंने वहाँ पर तत्कालीन गुरुदत्त को पढ़ा, आचार्य चतुर्सेन को पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा, और बहुत सारे जो लेखक हैं पुराने, जयशंकर प्रसाद, निराला इत्यादि लेखकों को मैंने वहाँ पर पढ़ा। किशोरावस्था में मेरे अंदर साहित्य का संस्कार बहुत ही गहरा और प्रबल होता चला गया। मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो साहित्य के अंकुर थे, बीज थे, वो वहीं से डले। कुछ कविताएं आपकी? मैं देखिए कि समकालीन समय के को प्रश्न चिन्ह लगाती हुई एक कविता आपको सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है करतूता। करतूत है। कहनी काई करतूता मूड मत्या की, कहनी काई करतूता मूड मत्या की, उभा बगन्यासा हाथ जोड़, जान जानता ही न होव काई भी, भचक बन रहा करनी तो देखो कवद्या की, कहनी काई करतूता मूड मत्या की, उभा बगन्यासा हाथ जोड़, जान जानता ही न होव काई भी, भौचक बन रहा करनी तो देखो कवद्या की, उभा जूत्यां खोल नोरा खार्या, धूपड़ा जोरिया जोत बाड़ रहा, उभा जूत्यां खोल नोरा खार्या, धूपड़ा जोरिया जोत बाड़ रहा, पूर रहा घी का पीपा, काट रूखड़ा जान नाश करी बन रही सारी,
ऊबा जूत्यां खोल नोरा खारिया, दू पड़ा जोरिया जोत बाल रया, पूर रया गीप का पीकपा का पीपा, काट रूकड़ा जन नास करी बनराई सारी, ऊबा वेई हवन का आगे गठजोड़ा जोड़िया, कर रया अरदास आस चौमासा की, काट रूकड़ा जन नास करी बनराई सारी, उबा वेई हवन के आग गढ़ जोड़ा जोड़िया कर रहा अरदास आस चौमासा की, तंतर तो देखो जान जुगारा का, जुगता तो देखो बक्या की, कहनी काहीं करतूता मूड मत्या की। सुनी कर्या सृष्टि नितक, सुनी कर्या सृष्टि नितक, एक तुणकल्यो तक न छोड़्यो, सारा कांकड़ नमटा दिया, बच्यो न चल्लू नीर नद्याम, धधक रही बनखंडी चारों मेर, चेत रही चंडी झकझकती झाड़ हियाम, उगले धुंधाड़ो दिन रात, हाय सबदा की पड़ रही, गुड़ तो जारियो जर बाड़ में, मंदिर की परकम्मा तक नहीं बची, बैठ सके मनक ज्या निरात सू, घड़ी भर बैठे कहाँ कुणसी ठाव, छाव बची नहीं पूरा गांव में, बचा नहीं भगवान मूरत सोनी च, भगवान रया नहीं विराजमान, फिर भी ठोक्या जा रहा झालर घंटा, चोट तो देखो हिया फूटा की, देखो करतूता मूड मत्या की, कद खोलेगा यहाँ की आंख्यां करतार, कद खोलेगो यहाँ की आंख्यां करतार, राम ही जाने कद सुध लेगो यहाँ कर्मासू, पतरियां तो बाँचो यहाँ बपत्यां का कर्मा की, पतरियां तो बाँचो यहाँ बपत्यां का कर्मा की, पतरियां तो बाँचो यहाँ बपत्यां का कर्मा की। एक कविता और सुनाता हूँ आपको है? न आयो, न आयो बेखटक सोबो नीचंत, न आयो बेखटक सोबो नीचंत, जागबो चिड़कलियां सरीखो न आयो, घूमबो बेफिकर रहबो हर जगह मौजूद हर हाल में, हवा की नाई न आयो, न आयो बेखटक सोबो नीचंत, जागबो चिड़कलियां सरीखो न आयो, घूमबो बेफिकर रहबो हर जगह मौजूद हर हाल में, हवा की नाई न आयो, लेर ओक में पानी पीबो धाप के न आयो, लेर ओक में पानी पीबो धाप के न आयो मुरझाया पाछे भी, डाल सू पड़ती बेरा ताई मुड़कबो फूल जू न आयो मुरझाया पाछे भी, डाल सू पड़ती बेरा ताई मुड़कबो फूल जू न आयो। एक कविता है काल अकाल। हाथ्यो ही नहीं दिन हाल बीड़ी बुझकी, हाथ्यो ही नहीं दिन हाल बीड़ी बुझगी, पानी बरसो ही नहीं ई साल, हो गयो सूखा चड़स जू जमारो, बूढ़ा के नीचे समट की छाया सारी, कुण नाल रह्यो छे बाट दिन दूरा छे हाल अषाढ़ का, हाथ्यो ही नहीं दिन हाल बीड़ी बुझकी। तालेड़ा की नदी सूख गई मांगली को मन मोह लाग्यो, खा रही पछाड़ा घोड़ा पछाड़ भाटा में बड़ बेटा में, तालेड़ा की नदी सूख गई मांगली को मन मोह लाग्यो, खा रही पछाड़ा घोड़ा पछाड़ भाटा में बड़ बेटा में, बंदा में बंदरी चंबल का छाला की हरियास, तेर रही चे ऊंची पुलिया क पींद कोरी काई, चंद्रेसल चंदलोई की सेल मटरगी, सारोई पानी संवड़ा गयो, काली सिंध करे तो काई करे, काली सिंध करे तो काई करे, धार टूट की परवण को पतियारो न रियो, तीन धार में धार कोई न पार्वती की कुण पत राख। ताल तलाया कुआ बावड़ी नंदी नाला सबका सब सुस गया, नहीं बचो अब जल जीवन में कोई डाबरा कोई बीवरी में, झुक गया लगरी मूछा धोली झबरीली, पीड़ा शाफा की रंगत पतड़ागी, कुण सुध लेगो ढांडा ढोरा की, अन बोलिया तन तज देगा, गति प्राण की हो गई बबावरी।
तीसरा है, बाळ बह रही बळबळती, भस्म तणग्यो मल हसे छे कुण, ऊबो छे छाया में, पानी बरसे छे कुणका करमासु, कुणका लखणासु काळ पड़े छे, पानी बरसे छे कुणका करमासु, कुणका लखणासु काळ पड़े छे। आपकी राजस्थानी कविता के साथ साथ हिंदी कविता में भी एक खास तरह की पहचान है। दो भाषाओं में लेखन कितना मुश्किल और कितना आसान है। क्या कविता अपनी भाषा स्वयं लेकर आती है कि वो हिंदी में आएगी या राजस्थानी में आएगी? ओम जी, ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता रहा है, ये सवाल भी, क्योंकि मैं दोनों भाषाओं में कविता लिखता हूँ, हिंदी और राजस्थानी में। ये सवाल मुझसे इस तरह भी पूछा गया कि आप कविता का शिल्प किस तरह तय करते हैं। मैंने इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया कि कविता मेरे पास जब आती है तो उससे पहले मैं उस कविता का शिल्प तय नहीं करता, और जब कोई कविता में रच चुका होता हूँ तो उस कविता का शिल्प में भूल जाता हूँ। यही सवाल जब मैं भाषा के पेटे जांचने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो कविता का कथ्य या कविता का सार या कविता का मर्म या कविता का आइडिया मेरे पास आता है, वह दरअसल जीवन से आता है, और जीवन का जो विचार है वह किस भाषा में विकस रहा है, वह किस भाषा में प्रस्फुटित होता है, किस स्वरूप में पल्लवित होता है, फूटता है। जब मुझे लगता है कि मैं अपने परिवेश में रहने वाले जीवन के बारे में कोई ऐसा विषय मेरे कविता में आता है जो उस जनजीवन से संबंधित है, जो जनजीवन ठेठ मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, और मैं उसकी भाषा को जानता हूं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रामाणिक तरीके से और ज़्यादा आत्मीय तरीके से, ज़्यादा निजता के साथ मैं उस रचना को उस भाषा में गढ़ सकता हूँ, रच सकता हूँ, जिस भाषा को वह परिवेश काम में लेता है। इसीलिए कई बार जब मैं जो बात मेरे अपने परिवेश की हाड़ौती या राजस्थानी के जनजीवन की जो कहना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये बात मैं बेहतर तरीके से हाड़ौती में कह सकता हूँ, तब उस समय मेरे पास जो रचना आती है या जो मैं रचना रचता हूँ वो स्वतः ही हाड़ौती में लेकर आती है। अगर मैं उसको इसलिए मैं रचना रचते समय ये भेद तय नहीं कर पाता, ये विचार नहीं कर पाता कि मैं इसको हिंदी में लिखूं या हाड़ौती में लिखूं। मुझे लगता है कि वो रचना का अपना स्वयं का दबाव होता है, वो रचना अपना स्वरूप लेकर आती है कि उसे किस में रचा जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये कवि के रचना संस्कारों के साथ साथ कविता की अपनी ताकत है, कविता का अपना प्रभाव है कि वो अपने लिए अपना शिल्प, अपना मुहावरा और अपनी भाषा चुनती है। ये कविता के कवि की सामर्थ्य की बात है कि वो उसको उसी पात्र में चुन पाता है अथवा नहीं चुन पाता है। जी जी, आपकी कविताओं के लेकर तो कहा भी जाता है कि हिंदी में भी अंबिका दत्त राजस्थानी की कविता करते हैं। हाँ, मेरे तो कई कुछ कविताएं और आपकी। हाँ, मेरे कई सारे मित्र इस बात को भी कहते हैं कि मैं हिंदी में भी अगर लिख रहा होता हूँ तो मैं राजस्थानी ही काम में लेता हूँ। दरअसल जब राजस्थानी परिवेश का जीवन हमारी कविताओं में होता है तो हिंदी हो चाहे राजस्थानी, दोनों में भी बोलता है। कई बार जो राजस्थानी का मुहावरा होता है वो इतना प्रबल और प्रभावी होता है कि वो कविता के शिल्प को और भाषा को आच्छादित कर लेता है। तो उस समय मैं राजस्थानी की कविता कर लेता हूँ। मैं आपको राजस्थानी की कुछ कविताएं और सुनाता हूँ। सूखी चे नदी
नाव रेत में चलानी छे। वाह। सूखी छे नदी नाव रेत में चलानी छे, लूणियों तो पहली ही काढ़ ल्यो, वाह। रही कोरी छाछ में हलानी छे। वाह। सूखी छे नदी नाव रेत में चलानी छे, लूणियों तो पहली ही काढ़ ल्यो, रही कोरी छाछ में हलानी छे। लाई काळजा में धूंधाड़ो सांसा में, लाई काळजा में धूंधाड़ो सांसा में, बर्फ ओटा पर आंख में पानी छे। वाह वाह वाह। लाई काळजा में धूंधाड़ो सांसा में, बर्फ होठा पर आंख में पानी छे। कागज का पूतड़ा में कोई न खुसेड़ दी सुइया सारे की। वाह 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 वाह। कागज का पूतड़ा में कोई न खुसेड़ दी सुइया सारे की। मंत्र जे जान तो होव तो कोई बोलो जान तेरी। वाह वाह। मंत्र जे जान तो होव तो बोलो कोई जान तेरी। बाता बाकी तो सांदी सुनी सुनाई कहानी छे। सूखी छे नदी नाव रेत में चलानी छे। जी। एक तंत्र की कविता सुनाता हूँ आपको। जी। ये तंत्र और मंत्र दोनों की कविता ये थी। केवल तंत्र की कविता। हाँ, अब एक आधुनिक तंत्र की कविता आपको मैं सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है बजर किवाड़। एक 10 बजताई दफ्तर खुल गया, आज्ञा का सब हाकम बाबू सेना चपरासी। वाह। 10 बजताई दफ्तर खुल गया, आज्ञा के सब हाकम बाबू सेना चपरासी। खुल गया का बजर कुआड़ अनजानी काल गुफा का। वाह। खुल गया का बजर कुआड़ अनजानी काल गुफा का। जीवा बुजरिया चे भाग भरम का, झूठा थरता भी न आई ज्या की पाती। जीमा बुजरिया चे भाग भरम का, झूठी थरता भी न आई ज्या की पाती। वो उबा छे दिन उगबा के पहली सुई जे चाल्या छे घर सू। 10 बजताई दफ्तर खुल गया, आज्ञा के सब हाकम बाबू सेना चपरासी। खुल गया के बजर कुआड़ अनजानी काल गुफा का। जीमा बुजरिया चे भाग भरम का, झूठी थरता भी न आई ज्या के पाती। वो उबा छे दिन उगबा के पहली सुई जे चाल्या छे घर सू। वाह। थेला में सेड़ी रोटियां बिना स्याग के। थेला में सेड़ी रोटियां बिना शाक के, बंदी पोटली में कांटा के भेड़। धोला कांदा पर कुणन खांचा अमट रिंगटा काली स्याई सू। वाह 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 वाह। बंदी पोटली में कांटा के भेड़, धोला कांदा पर कागदा पर कुणन खांचा अमट रिंगटा काली स्याई सू। जे उजड़ाई न होया दिन महाका, बरस बीत गया जन्म बीत गया। 10 बजताई दफ्तर खुल गया, आज्ञा के सब हाकम बाबू सेना चपरासी। जे उजड़ाई न होया दिन महाका, बरस बीत गया जन्म बीत गया। अब बाँचे कुण बाँचे, अब बाँचे तो कुण बाँचे। अशा कठण का लेख महाका कर्मा का। था भी तो बोलो ए बाबू साहब, आप भी तो होगा पढ़ा लिखा थोड़ा घना। वाह 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 वाह। अब बाँचे तो कुण बाँचे, अशा कठण का लेख महाका कर्मा का। था भी तो बोलो ए बाबू साहब, था भी तो छो पढ़ा लिखा घना। दूसरा, जी। बजगी 5 टाइम बीत गयो। वाह। बजगी 5 टाइम बीत गयो, सब दफ्तर जुड़ गया बजर किवाड़। जुड़ गया तकदीरा का ताला जबरा, उम्मीदा सारी बुझगी आस मटरगी। वाह। बजगी 5 टाइम बीत गयो, सब दफ्तर जुड़ गया बजर किवाड़। जुड़ गया तकदीरा का ताला जबरा, उम्मीदा सारी बुझगी आस मटरगी। अब जाओ खाल खुलेगा पेशी पड़गी, जे न होयो आज वो काल होगो। जे न होयो आज वो काल होगो। जे रह गया वहां की तकदीरा को फैसलो, कद आवेगो खाल कौन जाने। वाह वाह वाह।
जे न होयो आज ऊ खाल होगो, जे रह गया वहां की तकदीरा को फैसलो खाल होगो। कद आवेगो खाल कौन जाने, कद आवेगो खोल काल, था भी तो बोलो ए बाबू साहब, आप भी तो होगा पढ़िया लिखा वाह, थोड़ा वाह, घना, आप भी तो होगा थोड़ा पढ़िया लिखा थोड़ा घना। वाह। एक कविता का बारे में एक कविता जी, सुनाबो चाहूँ स्वागत। कविता काई हो छे स्वागत। हैं राजस्थानी में कविता का बारे में। बीज कविता एक सोरम छे, कविता को शीर्षक छे कविता एक सोरम छे। बीज जो बावणी पड़े छे, आंख में फूटे छे सपना सरी की। वाह। बीज जो बावणी पड़े छे, आंख में फूटे छे सपना सरी की। धूंधड़ा दिना में जद चीजा सूझे न साफ साफ, याई छे जे खिले छे निर्मल तावड़ासी। वाह वाह वाह। कविता बीज जो वाणी पड़े छे, आंख में फूटे छे सपना सरी की। धूंधड़ा दिना में जद चीजा सूझे न साफ साफ, याई छे जे खिले छे निर्मल तावड़ासी। भाषा कोई न कोरी, गला को गीत भी कोई न, जे हर कोई गाले। वाह। अणछुयो फूल छे, जे देख लियो कोई न मुरझा पासू फैली। आकाश में रात छाबासू फैली, गगन में चंद्रबो आबासू फैली। वाह वाह। अणछुयो फूल छे, जे देख लियो कोई न मुरझाबासू फैली। आकाश में रात छाबासू फैली, गगन में चंद्रबो आबासू फैली। कविता दूर ताई चली जावे, आवे तो आवे, न आवे तो न आवे। वाह। कविता चली जावे दूर ताई, आवे तो आवे, न तो न आवे। नजर समंदर रेत काम छे जान, या छे कोई लहर। नजर समंदर रेत काम जान, या छे कोई लहर। गाजता घूर में कड़कती बीजलियां के बीच चमकती बूंद बरसात की। ठहरी हो वह दशा कोई बिरछ का पान पर। वाह। गाजता घोर में कड़कती बीजलियां के बीच चमकती बूंद बरसता बरसात की। ठहरी हो वह दशा कोई बिरछ का पान पर। चोवताई चोवता छे टापरा में, वाह। चोवताई चोवता छे टापरा में। चौमासा में सीम्या गोदड़ा में सू आती गंध कोई जीवता जिस्म की। जूता में ठसरियो पग, गलती आंगळ्या में फसरी कोई कांकरी रड़के छे या दिना। उम्मीद बचा रह बाकी वहां दिना, या ही तो बंधावे छे। वाह। जूत्या में ठसरियो हो वह पग, गलती आंगळ्या में फस रही कोई कांकरी रड़के छे ज्या दिना। उम्मीद बचा रह बाकी वहां दिना, या ही तो बंधावे छे। आसान कोई न कवा आजा तिरती हुई, मंदरी चाल सू बहता पानी में तुणक लिया जू। आसान कोई न कवा आजा तिरती हुई, मंदरी चाल सू बहता पानी में तुणक लिया जू। चौमासा की कोई रात चांदनी, मलाडी बापर जा जान। मोरिया की आवाज एक हुक सी, आबाद्यो आबाद्यो खड़की में सू आती किरण जू। वह एक दस्तक छे भीतर सू आती सोरम की। मन उतावड़ाउच होव तो बाट नाड़ो उनका आबाद। तमाम भारतीय भाषाओं में कविता का सृजन हो रहा है और हिंदी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी के साथ साथ दक्षिण भारतीय जो भाषाएं उनमें कविता बहुत उत्कृष्ट स्थान पर आज दिखती है। बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही है। तो ऐसे पूरे भारतीय भाषाओं की कविता के परिदृश्य में राजस्थानी कविता कहाँ खड़ी नजर आती है आपको? दरअसल ओम जी ये बहुत ही व्यापक सवाल है और कई मायनों में जोखिम से भरा हुआ भी है। जी। सर्वज्ञता किसी को भी हासिल नहीं है। हर व्यक्ति की समझ की एक सीमा है, जानकारी का एक दायरा है। फिर भी जितना मैं समझता और जानता हूं, मैं ये कहता हूं कि किसी भी समाज की कविता उस समाज के पूरी समझ की कविता होती है। जी।
यदि कोई समाज की जो गति है, प्रगति है, या उसका विकास है, या विकास में अवरोध है, या उसके अंदर विभिन्न सांस्कृतिक संक्रमण है, उन कारणों से जो गति प्राप्त करता है जी। उदाहरण के बतौर मैं कहना चाहूँगा कि कई भौगोलिक कारणों से हम देखें कि समुद्र के किनारे के जो प्रांत हैं उनमें विभिन्न प्रकार की गतियाँ प्रतिगतियाँ हुई। इसी तरह जो हमारा दोआब का मध्य भारत उत्तर भारत का इलाका है, वहाँ पर कई कारण हुए, तो वहाँ के समाजों में विभिन्न सारे संक्रमण की गतियाँ तेजी से हुई। तो वो सब गतियाँ, प्रगतियाँ और वो संक्रमण के मूल्य समाज को जो प्रभावित करते हैं, वे वहाँ पर सृजित होने वाली कलाओं को भी प्रभावित करते हैं जी जी। और उसमें कविता भी एक विधा है। देश की विभिन्न भाषाओं की जो कविता है, चाहे वो दक्षिण भारतीय भाषाएं हों, चाहे उत्तर भारतीय भाषाएं हों जी, पूर्वांचल क्षेत्र की जो भाषाएं हैं उनकी कविता के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। वो कविताएं अलग हाँ, अलग तरह की हैं, क्योंकि वहाँ का जीवन जो है अलग तरह के संघर्ष से गुजर रहा है, भौगोलिक दृष्टि। हाँ, भौगोलिक दृष्टि से, और वो बहुत तेजी से वहाँ ऐसा समझ सकते हैं कि जीवन संक्रमण कर रहा है, क्यों वो अपने आप को बराबर लाने की कोशिश में है, और वहाँ बहुत सारे कारक हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि राजस्थान में एक साथ कई सारे संस्कार काम कर रहे हैं जी। राजस्थान की अपनी एक वैभवपूर्ण, बहुत ही समृद्ध परंपरा है, जहाँ पर डिंगल का और चारण साहित्य का, वीर गाथा काल का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास है। तो उस लिहाज से राजस्थानी की कविता उससे प्रभावित है। राजस्थान में जो गीति काव्य है, जो छंद है, उसका बड़ा प्रभाव है। आप देखेंगे कि अभी भी हमारे यहाँ पर राजस्थानी में जो गीति काव्य है, गीत लिखने का काम, छंदबद्ध कविता लिखने का काम, वो बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही सजग है। और राजस्थान की जो वर्तमान कविता में है, इस वर्तमान कविता में जो संस्कृति के अंश हैं, संस्कृति, चूंकि राजस्थान में अभी भी हमारी संस्कृति को, आधुनिक काल की जो संस्कृति है उसके संक्रमण ने, उसका संक्रमण तो हुआ है, सम्मिश्रण तो हुआ है, लेकिन मौजूद है। हाँ, अभी मौजूद है, उतने खराब तरीके से उसके ऊपर वो नहीं हुआ है। उसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम प्रगतिशीलता में थोड़े से पीछे भी रहते हैं, लेकिन वो जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, उस सांस्कृतिक परंपरा के जो अंश और जो चिन्ह है और उसका जो लालित्य है, वो भाषा में भी और भाव में भी वो हमारे यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और ऐसा जिन दूसरी भाषाओं में, जैसे दक्षिण की भारतीय भाषाओं में मुझे जो सांस्कृतिक मूल्यबोध दिखाई देता है, वैसा का वैसा ही सांस्कृतिक मूल्यबोध मुझे राजस्थानी की कविता में भी दिखाई। ताकत भी है। हाँ, वो कविता की ताकत भी है, वो कविता को अपने निज जीवन से जोड़ता भी है और करता भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी जो तेज चीज होती है कि समाज में जो संक्रमण चल रहा है इस समय, जो आधुनिक समय है, आधुनिक समय में जो बाजारवाद है, जो ग्लोबलाइजेशन है, जो आर्थिक संघर्ष है, इन सब संघर्षों के कारण जो जीवन में संघर्ष आ रहा है, जीवन में जो सांस्कृतिक अवमूल्यन या विकृतियां जो आती हैं, जो भाषा को प्रभावित कर रही हैं, जिससे हमारी अपनी भाषा को नुकसान हो रहा है, उसमें अपमिश्रण हो रहा है, और उसके अलावा जो उसका स्वरूप बदल रहा है। और वह इसमें दो चीज़ें हैं, या तो रचनाकार और रचनाकर्म तत्कालीन समय के संघर्ष को ठीक से पहचाने और उसका मुकाबला करे,
और उस मुकाबले में उसके साथ खड़ी हो, यानी जमाने के संघर्ष का स्वर उसमें दिखाई दे, क्योंकि वह केवल अपने जो पुरातन समय के वैभव है उस वैभव का सिर्फ वर्णन करती रहे और उसमें वो अपने आप को भुलाए रखे, नॉस्टैल्जिया में अगर वो रहे, तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि कविता हमारी जमाने की समकालीनता से, रफ्तार से थोड़ी सी पिछड़ रही है। जैसा जीवन वैसी कविता। हाँ, उसको कविता को मैं तो जैसा मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि कविता तो राजनीति, उन्होंने कहा था कि राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। मैं उसको इस तात्पर्य में रहता हूं कि राजनीति यदि समाज का प्रमुख चरित्र है तो कविता उससे आगे चलने वाली हिस्सा है। तो कविता को समाज की गति के साथ साथ तो चलना ही चाहिए, समाज के जीवन के संघर्ष के साथ जुड़ना ही चाहिए, उसका स्वर प्रगति का भी होना चाहिए। समय अपनी गति से है, जीवन अपनी गति से, कविता अपनी गति से आगे बढ़ती है, लेकिन तो कविता में प्रगति का भी स्वर होना चाहिए। अपना भी समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा कि कुछ और कविताएं आपकी। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप समय की चाल को पहचान रहे हैं, तो मैं कुछ जो है कविताएं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कविता है रेवड़ी। न तो मसू गंगा खड जे लोगों का पाप झकोड़, न हीरा मोतिया की खाना जे लोग मप चत धर। न तो मसू गंगा खड जे लोगों का पाप झकोड़। रेवड़ी तो आप जानते ही हैं, घूरा। कि न तो मसू गंगा खड जे लोगों का पाप झकोड़, और न हीरा मोतिया की खाना जे लोग मप चत धर। उई गोबर सु गोर्धन जी घलच, और उई गोबर मप पड़च। उई गोबर सु गोर्धन जी घलच, और उई गोबर मप पड़च। पण ठाम ठाम को फरको छ, गांव का गोयरा की ठोर खदी, घर की देल हुई चक। वाह 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 वाह, क्या बात। गांव का गोयरा की ठोर, घर की देली होई चक कदी। लोग खच कि 12 बरस में रेवड़ी की भी चेते छे। लोग खच कि 12 बरस में रेवड़ी की भी चेते छे, पण 12 बरस ताई कोई पड़ी रहबा दे जत छे न, सालवार के सालवार उठा और खेता में पटक दे छे। सालवार के सालवार उठार खेता में पटक दे छे। एक और कविता है खजूर। कुण रोपे छे बाग खजूरा का। वाह 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 वाह, हो गई कविता। कुण रोपे छे बाग खजूरा का, नकटा बन बनर कोई चाहो कितना ही कांकड़ रोको। कुण रोपे छे बाग खजूरा का, नकटा बन बनर कोई चाहो कितना ही कांकड़ रोको। मैं जन्म सुहागण ने माथा की लट्टियां सु लोगां का दलिद्दर बुहारिया। बात है। मैं जन्म सुहागण ने माथा की लट्टियां सु लोगां का दलिद्दर बुहारिया। देख कटार घरा की म्याल बनर, जेठ बैसाखा तफ्तार सावण भादवा बहता कोलवा को भोज, ऊंधी लटकी लटकी नहीं झेलियो। मैं जन्म सुहागण न माथा की लट्टियां सु लोगां का दलदर बुहारिया। देई कटार घरा की म्याल बनर, जेठ बैसाखा तपतार सावण भादवा बहता कोलवा को बूझ, ऊंधी लटकी लटकी ले नहीं झेलियो। मारी कूक का सतवाशा छोरा छोरी भी, लोगां ने थी की दांतड़िया सु नाड़वा काट काट बुस्म गाड़ दिया। जेठ बैसाखा तपता और सावण भादवा बहता कोलवा को बोझ, ऊंधी लटकी लटकी नहीं झेलियो। मारी कूक का सतवा से छोरा छोरी भी लोगां ने थी की दांतड़िया सु नाड़वा काट काट बुस्म गाड़ दिया। मुंह कटगी मुंह गडगी मुंह मरगी, नाव नाव दबगी, जज्जार मारो माथो ऊंचो छे, यूं ही बड़ी न होगी। कुण रोपे छे बाग खजूरा का, नकटा बण बनर कोई छाव कतनाई कांकड़ रोको। एक और कविता आपको सुनाता हूं। कलशा। कार का कलशा। कि ज्या की गारा की देही की तकदीर, कुम्हार का घरण गट्ट फिरता चाक पर मंड। कि ज्या की गारा की देही की तकदीर,
कुम्हार का घरण गट्ट फिरता चाक पर मंड, सुखाती बेरा कोई डील भेजा तो भेजा, सूक्या बार पाछे सूक्या डीलड़ा पही चतराम रंग। सुखाती बेरा कोई डील भेजा तो भेजा, सूक्या बार पाछे ब्या डीलड़ा पही चितराम रंग, जाना छा हाल आवा की आग बाकी छे। जाना छा हाल आवा की आग बाकी छे, पण आवा में जमाबा सु पहली अतनी सी अरच कमळ्या हाथा की कोराणी, थोड़ी धीरा मैल कमोली उमर छे, बात की बात में तरड़ जाऊंगा के टूट जाऊंगा, काचागार का कलशा छा तो काई होयो, जिंदगानी तो सबने प्यारी लागे छे। पण आवा में जमाबा सु पहली अतरी सी अरच से कमळ्या हाथा की कोराणी, थोड़ी धीरा मैल बात की बात में तरड़ जाऊंगा कि टूट जाऊंगा, काचागार का कलशा छा तो काई होयो, जिंदगानी तो सबने प्यारी लागे छे। एक और कविता है। आपने कदी मीठा तेल को दियो बढ़ती बेरा, आपने कदी मीठा तेल को दियो बढ़ती बेरा, बाती की चरड़ चरड़ सुनी छे। आपने कदी मीठा तेल को दियो बढ़ती बेरा, बाती की चरड़ चरड़ सुनी छे, बस हतनो सो की छे, जीवता रबा को सीसाड़ो। आपने कदी मीठा तेल को दियो बढ़ती बेरा, बाती की चरड़ चरड़ सुनी छे, बस अतनो सो की छे, जीवता रबा को सीसाड़ो। आपने कदी सूंगी छे लीमड़ी का फूला की क्षणिक सी गंध, आपने कदी सूंगी छे लीमड़ी का फूला की क्षणिक सी गंध, बस अतनो सो की छे, सत की काया को दर्शाओ। बस अतनो सो की ही छे, सत की काया को दर्शाओ। आपने कदी रेल में बैठा पाछे भागता रोकड़ा देखा छे। आपने कदी रेल में बैठा पाछे भागता रोकड़ा देखा छे, जाने गावड़ो स्कूल में सु बसतो लेर भागतो जार्यो होवे, और मातो हला हलार खैर्यो होवे। जाने गावड़ो स्कूल सु बसतो लेर भागतो जार्यो होवे, और मातो हला हलार खैर्यो होवे। मातो न पढ़ा, मातो न पढ़ा, मातो न पढ़ा, मातो न पढ़ा, मातो न पढ़ा। आपकी राजस्थानी कविताओं में हाड़ौती अंचल का ठेठ का ठाठ भाषा, वहाँ का लोक जीवन पूरी रंगत के साथ दिखाई देता है। तो इसके साथ ही कुछ पिछले दिनों आपने नुगरे के पद लिखे हैं, जिनमें लगता है कि एक कबीर की कविताएं जैसी ही भाषा है, वैसा ही वह फक्कड़पन जहाँ नज़र आता है, भाषा भी पूरे मठेठ के साथ उसमें मौजूद है। तो ये ऐसी कविता, कबीर जैसी कविता आपको अनायास आई या फिर साहस कोई आपका रहा है? किस तरह से इस तरह की कविताएं किस तरह से हुई आपसे? ओम जी, ये सवाल आपने बड़ा पेचीदा सा मेरे लिए मुश्किल में डालने वाला कर दिया है। ये सत्य बात है कि मैं फ्री वर्स में, मुक्त छंद में कविता लिखने वाला आदमी रहा। कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा इस तरह की कविता लिखने से, और मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे मन में एक ऊहापोह थी जी। मैं अपने मित्रों से चर्चा में कहा करता था कि क्या कविता लिखने से ही कोई कवि होता है? जी। मेरा ऐसा मानना रहा है कि कवि होना एक अलग चीज है, कविता करना, कविता लिखना एक अलग चीज है। तो मैं कवि होना चाहता था। ये कवि होने की कविता है, और अभी भी कवि होना चाहता हूं, और मैं वाणी का कवि होना चाहता हूं। जी। मतलब शब्द का कवि नहीं, वाक का कवि, वाणी का कवि। लेकिन मैंने इसके लिए कोशिश नहीं की, तो क्या पता ये किस तरह से ये कविताएं आई मेरे अंदर। और मैं तो इसको प्रकृति या कोई कविता की शक्ति का ही प्रभाव मानता हूं
कि मेरे स्वभाव से भिन्न ये कविताएं आईं और एक साथ कई सारी कविताएं आईं। आई तो फिर आती ही चली आई तो फिर आती ही चली गई। और वो कविता का जो मुहावरा देख लीजिए आप, या आप कहिए कि कविता की भाषा देख लीजिए। और सबसे आश्चर्यजनक तो इसका जो चरित्र है, जो केंद्र में है, केंद्र में है, वो है नुगरा। नुगरे का अर्थ होता है, नुगरे का अर्थ लोक भाषा में तो जो है वो है ही सही। मैंने इसका शब्दकोश में अर्थ देखने की कोशिश करी तो वहाँ नुगरा कोई शब्द नहीं मिला, निगुरा शब्द मिला। और निगुरे का अर्थ है जिसका कोई गुरु न हो। लेकिन आप जानते हो कि लोक भाषा में अपन यहाँ निगुरे का अर्थ लेते हैं एहसान फरामोश, जो किसी का गुण एहसान नहीं मानता, किसी का सगा नहीं होता। कहते भी हैं कि इस काम ने बहुत साथ दिया पर ये नुगरा निकला भाई, नुगरो खड़ियो, नुगरो खड़ियो, नुगरो खड़ियो। तो अब वो क्यों आई, नुगरा आया। और स्थिति ये हुई कि मैं जिन दिनों ये कविताएं लिखा करता था तो कुछ मित्रों को मैंने टेलीफोन पर ये कविताएं सुनाई तो उन्होंने कहा ये अच्छी कविताएं हैं। फिर कुछ समय अंतराल पश्चात उनके जब फोन आते तो वो मुझसे ये पूछते और नुगरे के क्या हाल चाल हैं, आपके हाल चाल पूछना। वो मुझसे, मैं उनसे कहता कि भाई ये तो अजीब बात है, आप मेरे हाल चाल पूछने के बजाय नुगरे के हाल चाल आप पूछ रहे हो, बड़ी विचित्र बात है। तो मैं कुछ नुगरे के पद आपको सुनाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये लोग ये पूछते मैं नुगरा को मतलब कहीं चाहिए, तो मैं कहता हूँ पहले परिचय नुगरा को परिचय। सबसे पहले पद परिचय नुगरा को कि खुद का मुंडा सु खुद काई बोले, अरे काई खैर बखान, खुद का मुंडा सु काई बोले और काई खैर बखान, अड़ी बकत आडो न आव कोया की न कान रखान, और एक कहो तो चार सुनाव आची आची ताण, और हो गो ई को बास नरक में सारी दुनिया जाने। वाह, यो तो नुगरो छे, ठीक है साहब। अब नुगरो कशा, नुगरो अगर मान नुगरो छे तो गुरु की तो परवाह छे कोई नुगे। तो नुगरो दंडोत कशा करे छे, गुरुजी लीजो मां को भी दंडोत, गुरुजी लीजो मां को भी दंडोत, और नुगरा छा जे सता बला छा नुगरा छो तम छोत, नुगरा छा जे सता भला छा नुगरा छो तम छोत, और बाहर तो धूं पड़ा बढ़ रहा भीतर की नंदरी जोत, गुरुजी लीजो मां को भी दंडोत। वाह वाह वाह, नुगरा को एक पद और से साहब। जी साहब, स्वागत। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, वाह, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, पीसा का सब खेल तमाशा मतलब का सब मेला, वाह, और सुगरो पूछे सुनो गुरुजी कब तक तुमको झेला, वाह, और नुगरा का मत सार एक से चालो सदा अकेला। वाह, नुगरा ने कौन समझाओ साहब, नुगरो तो कोई की नहीं समझे। तो नुगरा के लेखक आओ छे कि कुण नुगरा के ज्ञान लगावे, कुण नुगरा के ज्ञान लगावे, कुण उतरे कादा कीचड़ में, कुण काण्यो बट्टो खावे। वाह वाह वाह, कुण नुगरा के ज्ञान लगावे, कुण उतरे कादा कीचड़ में, कुण काण्यो बट्टो खावे, न समझे न समझा बादे आडी उंगली थर्रावे, और नुगरो जाने उलझो मानी सुलझे तो गेलो पावे। वाह वाह, अब नुगरा राम राम करता चालो साहब, नुगरा को राम राम चालो साहब। अच्छा साहब। तो कुण जाने काई जाने कुण नुगरासु कद पड़ जावे काई काम, वाह, काई जाने कुण नुगरासु कद पड़ जावे काई काम, इन लेख एकाडी सु करता चालो सब नुगरासु राम राम, राम राम जी राम राम, गया साल को राम राम, राम राम जी राम राम, नया साल को राम राम। नुगरो दे रहे धूल में लठ, नुगरो दे रहे धूल में लठ, और ओराने तो कमतर माने खुद ने नागर भट्ट, और खरो कलदार सदा नुगरा को चाहे चित्त पड़ो या पट्ट,
नुगरो दे रहो धूड़ में लट। नुगरो हुयो बोट में खड़ो, वाह, नुगरो हुयो बोट में खड़ो, और नुगरो जाने सभी पैंतरा, कोई छाओ दिशाई फड़ो। नुगरो जाने सभी पैंतरा, कोई छाओ दिशाई लड़ो, और जीतगो नुगरो ही देख जो, बोट भलियाई कोई कई फड़ो। वाह वाह वाह, नुगरो नित का दफ्तर जावे, वाह वाह, नुगरो नित का दफ्तर जावे, और मांड हाजरी सबसू पहली कोट कुर्सी पर लटकावे, और 3 रिंगटा न खांचे जी फैली छाई मंगावे। वाह वाह वाह, नुगरो नित का दफ्तर जावे, और मांड हाजरी सबसू पहली कोट कुर्सी पर लटकावे, 3 रिंगटा न खांचे जी पहली छाई मंगावे। इतना में हो जा लंच, नुगरो फेर कहाँ सू पावे, और दिन भर करके खरी मजूरी, सांझ पड़िया घर आवे। नुगरो नित का दफ्तर जावे, नुगरो नित का दफ्तर जावे। हाड़ौती अंचल की समकालीन राजस्थानी कविता सीरीज में आज हमारे साथ थे इस अंचल के महत्वपूर्ण कवि अंबिका दत्त, जिनकी कविताओं के कई रंग आपने सुने, महसूस किए, और एक कविता का नया आकाश उनकी कविताओं को सुनते हुए खुलता है। अंबिका दत्त जी, आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब लोगों का, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का और ओम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।